Good morning, student. It is video number 9 of chapter Why Do We Fall Ill, class 9th, and today we discuss organ specific manifestation and tissue specific manifestation. So first of all, manifestation word का meaning क्या होता है? So manifestation word का meaning होता है attack. ठीक है? अब जो disease होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है, उसके कुछ एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको बताए थे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और उनमें कुछ इंक्लूड थे पैथोजेंस. वो पैथोजेंस भी उनकी एक वास्ट वेराइटी होती है, बहुत लंबी उनकी लिस्ट होती है. ठीक है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर आएगा आपके पास 9th क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो किंगडम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और उन किंगडम के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है वो बहुत सारी होती है. जैसे मोनिरा हो गया, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, और फंगाई हो गया, ठीक है, प्रोटोजोन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए. तो ये बहुत लंबी लिस्ट है पैथोजेंस की, और वो पैथोजेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करेंगे. तो अब देखो, एक पैथोजेंस आएगा हमारी बॉडी में, मान लो ह्यूमन बॉडी में एक पैथोजन एंटर कर गया. अब ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो सबसे कॉम्प्लेक्स मानी जाती है. सभी के सभी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो फिर ट्रीज हो, ठीक है, प्लांट्स हो, चाहे वो अदर एनिमल्स हो, उन सब में से सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है. तो एक सिंगल पैथोजेंस, एक सिंगल वायरस या एक सिंगल बैक्टीरिया या 2 या 4 बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाकर डिजीज कोज नहीं कर सकते. ऊपर से हमारे पास हमारी बॉडी के कुछ सोल्जर्स भी है, इम्यून सिस्टम भी है, हमारा खुद का इम्यूनाइजेशन भी है. इम्यूनाइजेशन मतलब हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है जो हमें डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है. मतलब जब कोई अनवांटेड पैथोजन, एक्सटर्नल पैथोजन, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट होकर कुछ सेल्स को या कुछ टिश्यूज को उस काम पर लगा देता है कि जाओ, एक पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ है, उसको किल करना है और बॉडी से बाहर निकालना है. ठीक है? तो एक सिंगल पैथोजन जाकर हमारी बॉडी में डिजीज कोज नहीं कर सकता. वो क्या करेगा, जब वो पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो वो अपने एक स्पेसिफिक ऑर्गन को चूज करेगा. जो ऑर्गन उसे सबसे ज्यादा पसंद होगा उस ऑर्गन को वो चूज करेगा और वहां पर पहुंचेगा. पहले वहां उस ऑर्गन के अंदर एंट्री करेगा. ठीक है? उस ऑर्गन के अंदर एंट्री करने के बाद वो उस ऑर्गन में मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा. मल्टीप्लाई मतलब अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देगा, और जब वो बहुत ज्यादा नंबर में हो जाएंगे तब हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल है वो भी उनको कम नहीं कर पाएंगे, किल नहीं कर पाएंगे, और तब हमें डिजीज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो डेंगू का जो बैक्टीरिया था वो हमारी बॉडी के अंदर आज एंटर कर जाता है, तो हमें आज ही सिम्टम नजर आने स्टार्ट नहीं होंगे, आज ही हम बीमार नहीं होंगे, आज ही हमें फीवर नहीं आएगा. 2-4 दिन के बाद फीवर आएगा, 2-4 दिन के बाद हम बीमार होना स्टार्ट होंगे, हमें पता चलेगा कि हमें डेंगू हो गया है. रीजन इसका ये है कि उन 2-4 डेज के अंदर जो बैक्टीरिया अंदर गया था बॉडी के, उसने पहले अपनी मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट की, मतलब अपने नंबर को बढ़ाना स्टार्ट किया, फिर जाके वो डिजीज कोज करेगा. तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है. कुछ पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो किसी ऑर्गन में डिजीज कोज करेंगे, उसको कहेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. और कुछ पैथोजेंस ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर जाके टिश्यू को डिजीज कोज करेंगे, उसको कहेंगे टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. दोनों की डेफिनेशन मैंने यहां पर मेंशन की है. डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स enter the body by different means and goes to different organs or tissue or cells, multiply there, called organ specific manifestation. shortcut में लिखा है OSM, organ specific manifestation और tissue specific manifestation. मतलब different पैथोजेंस different वे में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, फिर वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को चूज करते हैं, उस ऑर्गन के अंदर एंट्री करते हैं, वहां पर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वहां पर डिजीज कोज करते हैं. अगर किसी ऑर्गन में डिजीज कोज की तो उसको कहेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, और अगर किसी टिश्यू में डिजीज कोज की तो उसको कहेंगे टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. आई होप आपको डेफिनेशन अब क्लियर होगा. ठीक है? अब जैसे आप देखते हो जो पैथोजेंस, जो माइक्रोब्स हमारी नोज के थ्रू
जो हमारी जो पैथोजेंस या माइक्रोब्स हमारी नोज के थ्रू एयर, जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके थ्रू अंदर जाते हैं, वो ज्यादातर हमारे लंग्स में डिजीज कोज करते हैं, टीबी कोज करेंगे, लंग्स को अफेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनको जाके अटैक करेंगे। पूरी बॉडी में अटैक नहीं कर पाएंगे पैथोजेंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है काफी, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को चूज करेंगे। सिमिलरली जब कोई पैथोजेंस या माइक्रोब्स माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो लीवर को कोज करता है, लीवर पर अफेक्ट करता है, लीवर पर अटैक करता है, लीवर पर मैनिफेस्टेशन करता है। तो यहाँ एक तो मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे मान लो डिजीज टीबी है, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ये एक मतलब इसमें कफिंग ही होती है, ठीक है, पर्सन को कफिंग होती है, लेकिन हाई लेवल की कफिंग होती है, कभी कभी कफिंग के साथ ब्लड भी आ जाता है टीबी में। तो टीबी जिस पैथोजेंस की वजह से होती है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम। और इसका ये जो बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, ये हमारी बॉडी के लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स में कफिंग होती है, ठीक है, लंग्स में बलगम कफिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिससे हमें सांस लेने में ब्रीथलेसनेस होगी। सिम्टम्स आपको पता ही होंगे, कफ होगा, एक तो खांसी होगी आपको, और ब्रीथलेसनेस होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो पूरी बॉडी पे अफेक्ट नहीं किया, आप समझ रहे हो। इस पैथोजेंस ने, जो माइकोबैक्टीरियम पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर गया, उसने पूरी बॉडी पर अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ आपके लंग्स पर अफेक्ट किया। लंग्स में अफेक्ट किया, आपको कफ हुई तो आपको कफिंग होनी स्टार्ट होगी। सिमिलरली जैसे टाइफाइड फीवर होता है, जो टाइफाइड फीवर का जो पैथोजन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है सैल्मोनेला। क्या नाम होता है? सैल्मोनेला। और वो हमारी इंटेस्टाइन को जाकर अटैक करता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करता है। और आपको पता ही होगा टाइफाइड में क्या होता है, हमें हाई फीवर हो जाता है, बहुत तेज बुखार होता है। सिमिलरली कई बैक्टीरिया इतने फास्ट होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी पेनिट्रेट कर जाते हैं और ब्रेन के अंदर एंटर करके ब्रेन में इंफेक्शन कोज करते हैं। और आपको पता ही होगा ब्रेन में फिर होगा जो उसका डिजीज का अपना एक पर्टिकुलर नाम होगा। पैथोजेंस की लिस्ट बहुत लंबी है, हम याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना कुछ खास याद करना जरूरी नहीं है। ब्रेन में जब डिजीज होता है तो हमें पता है, हमें वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा, क्लियर। तो इन सब एग्जांपल के साथ आपको आई होप ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू क्लियर होगा। यहां पर लिखा है साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड्स अपॉन द टारगेट ऑर्गन। मतलब जो पैथोजेंस, जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हुआ था, उसने किस ऑर्गन पर अटैक किया, आपके बॉडी के किस पार्ट पर अटैक किया। लीवर पर किया है, लीवर पर अटैक करेगा तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा, है ना। लीवर पर, यहां पर लिखा है लीवर का जो पैथोजेंस होता है उसको बोलते हैं अर्बोवायरस, ठीक है। जॉन्डिस बीमारी का नाम होता है, पीलिया होता है, ठीक है। और ये लीवर पर अटैक करता है। और आपने देखा होगा जब हमें जॉन्डिस होता है तो हमारी जो आईज होती हैं वो येलोइश हो जाती हैं और हमारी स्किन भी येलोइश हो जाती है, वोमिटिंग होती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, हमें कुछ भी पचता नहीं है इजीली, है ना। तो किस ऑर्गन पर, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पर, लीवर पर, स्टमक पर, ब्रेन पर, इंटेस्टाइन पर, लंग्स पर, जिस पर भी अटैक हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स नजर आते हैं। नेक्स्ट आता है टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। डेफिनेशन आप सबको क्लियर होगी। एक चीज मैं आपको जब बताना चाहता हूं वो ये है कि जब पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एकदम से डिजीज कोज नहीं कर सकता। तभी तो बोलते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यून सिस्टम अच्छा है मतलब आपकी इम्यूनाइजेशन पावर अच्छी है, मींस आपकी व्हाइट ब्लड सेल की काउंटिंग बहुत अच्छी है, नंबर में बहुत अच्छे हैं और वो काफी ज्यादा एक्टिव है। तो जब पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो व्हाइट ब्लड सेल, वो इम्यूनाइजेशन पावर ही आपकी उस डिजीज को, उस पैथोजन को खत्म कर देगी, किल कर देगी और बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ये मान लो एक माइक्रोब्स है जो एक टिश्यू में पहुंचा, आपको पता होगा, हमने पढ़ा द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो वो एक टिश्यू पर अटैक करेगा, जैसे ही टिश्यू पर अटैक होगा हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल है उनको पता चल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ सेल को ऑर्डर देंगे कि जाओ वहां उस ऑर्गन पर, उस टिश्यू पर अटैक हुआ है, जाकर वहां पर एक पैथोजन से जाओ, उस पैथोजन को किल करो और बॉडी से बाहर निकालो। तो हमारा इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड हो जाएगा और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये जो पूरा प्रोसेस है माइक्रोब का बॉडी के अंदर आना, हमारे इम्यून सिस्टम का एक्टिव हो जाना, हमारे इम्यून सिस्टम को उसको किल करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता ही होगा, ज्वाइन करना। हमारा इम्यून सिस्टम कुछ सेल को काम पर लगा देता है कि जाओ वहां पर पैथोजेंस आया है, उस ऑर्गन के अंदर पैथोजेंस है, वहां पर जाओ, उसको किल करो, बॉडी से बाहर निकालो।
तो ये था, हमने अब तक बताया आपको ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम एक क्रॉनिक डिजीज एड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक क्रॉनिक डिजीज दैट इज HIV एड्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये एक डिजीज नहीं है। यस, इट इज नॉट अ डिजीज इन इटसेल्फ, अपने आप में ये एक बीमारी नहीं है, ये एक वायरस की वजह से होती है जिसको हम बोलते हैं रिट्रोवायरस। क्या बोलते हैं हम? रिट्रोवायरस। यहां पर मेंशन है नाम, किस वायरस की वजह से होती है? ये रिट्रोवायरस की वजह से होती है। और ये जो रिट्रोवायरस होता है ये दो टाइप का होता है। बेसिकली आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखोगे कि ये रिट्रोवायरस की वजह से होती है। ठीक है, हालांकि हम चाहें तो ये दो टाइप जो मैंने यहां पर मेंशन किए हैं दैट इज HTLV1 एंड HTLV2। ठीक है, दो कैटेगरी होती है, दो फॉर्म होती है इस वायरस की, ये दोनों यहां पर मेंशन है। मैं आपको इनकी फुल फॉर्म भी बता सकता हूं बट वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। HTLV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन T लिम्फोट्रोपिक वायरस। क्या फुल फॉर्म बताई मैंने? H से ह्यूमन, T, L से लिम्फोट्रोपिक वायरस। अब आप इसमें से सब कुछ समझते होंगे, शायद ह्यूमन वर्ड भी आपको पता है, वायरस वर्ड को भी आपको जानते ही होंगे, आपको लिम्फोट्रोपिक वर्ड नहीं पता होगा शायद। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, उसके अंदर ब्लड आता है, ब्लड आपको पता होगा सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, और उसके अपने स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अपने स्पेसिफिक ऑर्गन होती हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी में ब्लड चलता है और ब्लड का कलर आप सबको पता होगा रेड होता है, सिमिलरली लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैला होता है। ठीक है, और इसके भी अपने स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम में से जो लिक्विड फ्लो करता है उस वो वाटरी कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उसके अंदर प्रोटीन, ठीक है, और एसिड्स और बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, और वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी भी होते हैं। वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, अगर लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम आई, किसी पर्सन के लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ, तो उसको एक्यूट डिजीज नहीं, क्रॉनिक डिजीज होगी, बहुत बड़े लेवल की डिजीज हो सकती है, ब्लड कैंसर तक हो सकता है अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम है। हमारे इम्यून सिस्टम की तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप 10th क्लास में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करोगे, बट अभी के लिए शायद आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? इट इफेक्ट आवर लिम्फ ग्लैंड्स एंड डिक्रीज आवर इम्यूनिटी। जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं ये उनको अफेक्ट करता है, और जो हमारी इम्यूनिटी होती है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उन पर ही अटैक करता है। अब एक बात सोचने की है, किसी पर्सन का डिफेंस मैकेनिज्म ही टूट गया, उसकी डिजीज से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, वही खत्म हो गई या कम हो गई, समझ रहे हो बात को, उसकी रोग से लड़ने की जो पावर थी वही खत्म होगी, तो ऑब्वियसली वो पर्सन बार बार बीमार होता रहेगा। बार बार बीमार होगा तो इम्यून सिस्टम तो उसको बचाने वाला है नहीं, बार बार बीमार होते 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 उसकी बॉडी थक जाएगी और जनरली लास्ट में डेथ हो जाएगी। इसीलिए HIV एड्स क्रॉनिक डिजीज है, ये फेटल कॉज करता है, लास्ट में डेथ तक ही पहुंचता है, और एट प्रेजेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इलाज अभी पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और अगर ये किसी पर्सन को हो गया है तो हम थोड़ा बहुत उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बट यस उसका इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। HIV की फुल फॉर्म आप समझते होंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। डेफिशिएंसी का मतलब कमी। जैसे मैं कहूं इस पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मतलब इस पर्सन के अंदर विटामिन ए की कमी है। तो इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम तो आप समझते होंगे बीमारी, ठीक है। और इम्यून भी आप समझते होंगे इम्यूनाइजेशन, ठीक है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। डेफिशिएंसी कमी, और एक्वायर्ड मतलब हम लेकर आते हैं, जेनेटिक नहीं होती है ये, ठीक है, एक्वायर्ड होती है, हमने कहीं से लिया है इस बीमारी को, ठीक है। तो एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। बता दिया था मैंने, रेट्रोवायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्या होगा अगर किसी पर्सन को एचआईवी एड्स हो जाए, तो क्या होगा, बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ माइनर इन्फेक्शन। छोटे छोटे से इन्फेक्शन से भी लड़ नहीं पाएगी उस पर्सन की बॉडी, जिस पर्सन को एचआईवी एड्स हो गया। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मान लो किसी पर्सन को क्या हो गया, कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड जो है नॉर्मल होता है, लेकिन ये अगर एचआईवी एड्स वाले पर्सन को कॉमन कोल्ड भी होगा ना, छोटा सा इन्फेक्शन होता है नॉर्मल सा, बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाता है। बट उसको क्या होगा, जिसको एचआईवी एड्स होगा, अगर उसको कॉमन कोल्ड हुआ तो ये न्यूमोनिया की फॉर्म ले लेगा। समझ में आ रही बात, न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट चलता है, इलाज करवाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक छोटा सा इन्फेक्शन, एक छोटी सी डिजीज क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट होगी। जैसे गट इन्फेक्शन हो गया। गट क्या होता है, हमारे माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है उसको गट बोलते हैं। इसके दौरान माउथ आता है, इसोफिगस पाइप आती है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, एनस आता है। इन सब को कंप्लीटली एक नाम दे दिया जाता है गट। क्या दे दिया जाता है, गट, ठीक है। ये भी आप 10th क्लास में कंप्लीट डिस्कस करोगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में। तो गट में अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया, छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, स्मॉल या लार्ज में, ठीक है, इसोफिगस में इन्फेक्शन हो जाती है, तो अगर एक हेल्दी पर्सन होगा तो ठीक है, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, या नॉर्मल मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एचआईवी एड्स वाले पर्सन को गट इन्फेक्शन हो गया, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी डिजीज होने वाला है। ये उसके लिए क्या, डायरिया की फॉर्म ले लेगा। किसकी फॉर्म ले लेगा, डायरिया की फॉर्म ले लेगा। प्लस ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन के साथ साथ ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेथ तो होगी, फेटल तो कोज करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज, किसकी वजह से ये होता है। तो इसके रीजन है बाय अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो उसके साथ ये डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट करने से भी फैलता है। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लो गलती से हमें ब्लड की जरूरत है, हमें ब्लड की नीड है, और हमने एक ऐसे पर्सन से ब्लड ले लिया जिसको एचआईवी एड्स था, तो वो हमें भी हो जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मान लो एक मदर को एचआईवी एड्स और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके जो पेट में जो बेबी होगा, ठीक है, उसको भी वो इन्फेक्शन फैल जाएगा, एचआईवी एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा बाय ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब एक विमेन है जिसको एचआईवी एड्स है और उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, दूध पिलाती है, तो उस दौरान भी एचआईवी एड्स उस बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है, रोक कैसे सकते हैं हम, अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन, अननोन पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत कीजिए, सेक्सुअल कांटेक्ट मत रखिए। अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, जब भी आप ब्लड किसी से लो तो उसको प्रॉपर चेक कराइए, उसके टेस्ट कराइए कि उसमें एचआईवी एड्स तो नहीं था उस पर्सन को जिस पर्सन से हम ब्लड ले रहे हैं। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंजेस, जो अगर हॉस्पिटल में या डॉक्टर से हम सिरिंजेस यूज कर रहे हैं तो वो नीडल जो है डिस्पोजेबल होनी चाहिए, मतलब उनको ब्रेक किया जा सके, तोड़ा जा सके, मतलब डबल टाइम यूज ना हो वो, ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज ना हो, एक सिरिंज एक टाइम पे ही यूज हो। क्यों, क्योंकि मान लो हमने एक सिरिंज से एक ऐसे पर्सन का ब्लड सक किया, या किसी को हमने ऐसे पर्सन को सिरिंज लगाई जिसको एचआईवी एड्स था, और वही सिरिंज अगर हम एक हेल्दी पर्सन को लगाएंगे तो उसका जो वायरस होगा वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। अवॉइड सेम रेजर यूज्ड इन सैलून, आप देखते होंगे सैलून्स में जो बार्बर की जो शॉप होती है वहां पर बार्बर क्या होता है, कुछ पैसे बचाने के लिए सेम रेजर कई कस्टमर पर यूज कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी आप सैलून में जाओ तो अपने लिए डिफरेंट रेजर को यूज करवाइए, क्योंकि मान लो वो रेजर एक ऐसे पर्सन को लगा
जिसको HIV एड्स था और उसको कट लग गया, तो उसका ब्लड उस रेजर पे चला गया, उसी रेजर से अगर आप भी शेविंग करवा लेते हो तो वो ब्लड आपके पास जाएगा, मतलब आपके पास भी HIV एड्स आ जाएगा, आपकी बॉडी में भी HIV एड्स का वायरस पहुंच जाएगा। तो मैंने आपको बताया एड्स अपने आप में एक डिजीज नहीं है, ये एक इन्फेक्शन है जो हमारे डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को ही तोड़ देता है, हमारी इम्यूनिटी को ही खत्म कर देता है, हमारी डिजीज से लड़ने की जो पावर है उसी को खत्म कर देता है। और अगर हमारी डिजीज से लड़ने की कैपेबिलिटी ही खत्म हो गई तो ऑब्वियसली हम धीरे धीरे हर रोज बीमार होते रहेंगे, छोटी छोटी बीमारियां हमें हर रोज होती रहेगी, और ऐसा कई साल तक चलेगा, 5-10 साल तक चलेगा, और हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाएगी और फेटल कोज करेगा और लास्ट में डेथ हो जाएगी। इसका एट प्रेजेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन है, इसको रोका जा सकता है और वही हमें इसके लिए रूल्स को फॉलो करना होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन एंड HIV एड्स। मैनिफेस्टेशन वर्ड का मीनिंग सिंपल सा अटैक, जो पैथोजेंस हमारे ऑर्गन पर अटैक करते हैं वो बन जाता है ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, जो पैथोजेंस हमारे टिश्यू पर अटैक करते हैं उसको बोल देते हैं टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।